हाँ जी बेटा जी, तो अगला क्वेश्चन आ गया जी, अमलगामेशन ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो जी, सभी टीचर्स की असाइनमेंट में कवर्ड है ये। कुछ ज़्यादा मुश्किल सम नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन है, कुछ चीज़ें बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझ आती, वो बतानी है। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों अलग अलग रेट पे हैं। यहाँ 9 है, वहाँ 10 है। देन दे हैव जनरल रिजर्व, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड चाहे वर्ड यूज हो जाए, एक्चुअल में एक प्रोविजन होता है। मैं आपको समझाता होता हूँ कि जो कंपनियां जिन पे पीओजीए लागू हो जाता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उन्होंने अपने इंप्लॉयज को ग्रेचुटी पे करनी होती है एट द टाइम व्हेन दे लीव द जॉब आफ्टर स्पेसिफाइड ईयर्स, या वो रिटायर हो जाते हैं या मिस हैपनिंग हो जाती है। बट इट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि ग्रेचुटी कितनी पे होगी तब, क्योंकि डिपेंड्स कि कितनी देर वो काम करेंगे, तब उनकी सैलरी क्या होगी। जब आप फाइनल में जाएंगे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वाले एएस इंड एस करेंगे, इंड एस बेसिकली, तो वहां आप देखेंगे हालत खराब करने वाली बात है। तो ये एक एस्टिमेट होता है, इट इज नॉट रिजर्व एंड सरप्लस। फंड चाहे वर्ड यूज हो, हम इसे प्रोविजन में दिखाते थे, और बाय डिफॉल्ट हम इसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ही दिखाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी याद है, एल डी ओ एल। एल क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वहां यहाँ तो इसने लॉन्ग टर्म लिख दिया, क्योंकि मैं आपको कहता होता हूँ कि जो अगले 12 महीने में पे होना है, फिर तो स्पेशली बताएगा ना कि ग्रेचुटी पेबल, ग्रेचुटी एस्टिमेटेड टू बी पेड। तो बाय डिफॉल्ट ये लॉन्ग टर्म आइटम है, अच्छा लिख दिया, नहीं तो वैसे भी लॉन्ग टर्म ही जाना था। तो बैलेंस शीट की इतनी स्टडी तो हो गई सर। देन ट्रेड पेबल्स हैं, देन उसके बाद एसेट्स में गुडविल दे रखी है दोनों जगह पे। देन ये अभी तक पता नहीं चला कौन किसको उठाएगा, या दोनों बंद होके नया बनाएंगे सर, उसके लिए ये लाइन पढ़े। एक्स लिमिटेड अब्जॉर्ब दी वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अब्जॉर्ब दी वाई लिमिटेड। तो वाई तो हो गया ट्रांसफरर, वेंडर, समझ रहे हैं कि नहीं, और एक्स हो गया जी ट्रांसफरी, परचेजर। अब सर पीसी, क्योंकि अमलगामेशन के क्वेश्चन की जान पीसी में है। पीसी आती है तो आपको अमलगामेशन के सारे सम आते हैं। ट्रांसफर की 13 एंट्रियां, ट्रांसफरी के 2 केस, ये तो सबको ही आते होते हैं। मेन इज पीसी। 10% preference shareholder are to be paid at 10% premium by issue of 9% share of X Limited। लो सर, प्रेफरेंस शेयर ने तो अपना काम फिक्स करवा लिया। उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ हमारे पास 3 लाख के हैं, तो हमें 10% ज्यादा वैल्यू के दे देना तुम वहां पे, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई तो मेरे पास आ भी गई। सिंगल लाइन पढ़ते ही 3:30। सर मेन हमेशा इक्विटी ही तंग करता है, वो अभी बाकी है। Goodwill of Y Limited on absorption is to be computed on the basis of 2 times of average of preceding 3 financial years। Average profits of preceding 3 financial year। बड़ा आसान लग रहा है। 2 ईयर परचेज करना है, एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पिछले 3 साल के। पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके सामने सजा दिए गए हैं। प्रॉफिट जो 14-15 का है, जो बिल्कुल पहला साल है, इंक्लूड क्रेडिट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम और 25,000 रुपए। फायर अक्कर्ड इन 13-14, लॉस बाय फायर 30,000 बुक्ड इन द P&L ऑफ दैट ईयर। आओ सर इसको एन अच्छे से समझाएं। सर प्रॉफिट, ईयर 14-15 का प्रॉफिट कितना दिया है सर? प्रॉफिट ये सर, ये प्रॉफिट दिया है मेरे को 72,000। सर मैं जब गुडविल की वैल्यूएशन की बात करता हूं, तो मैं एक बात करता हूं आपके साथ, एफएमपी। मतलब फ्यूचर में जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो ही गुडविल के लिए वैल्यू में आएंगे। अगर कुछ एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं आपको, या एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, दोस थिंग शुड बी इग्नोर्ड। इट शुड बी प्योर बिजनेस प्रॉफिट। नॉन ट्रेडिंग आइटम्स ये सब मेरे को नहीं चाहिए। अब 14-15 में बहुत बनाने की कोशिश की है इन्होंने बेवकूफ बच्चों को, वो देखें अब बच्चे कितना बनते हैं, कितना संभलते हैं। प्रॉफिट ऑफ 14-15 इंक्लूड क्रेडिट फॉर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। सर एक बात तो तय है, इंश्योरेंस क्लेम कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ये यहाँ से जाएगा जाएगा, मतलब इट्स नॉट ऑपरेटिंग इनकम। और ये साफ बोला गया कि 72 में ये इंक्लूडेड है। हम सब ने इकट्ठे सुना, बिल्कुल सही। अब इसके साथ एक स्टोरी बना दी गई है। कहते जो ये इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का मिला है, ये आग 13-14 में लगी थी। आग कब लगी थी? 13-14 में। तो बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है, 13-14 में आग लगी है, 14-15 में क्लेम मिल सकता है। कि पहले आग लगेगी, रिपोर्ट होएगी, सर्वेयर आएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, टाइम लग जाएगा। अब कई नालायक पार्टियां आ जाएंगी, वो सर फिर 13-14 की इनकम में लेना चाहिए था, इधर कैसे ले लिया? बेटा AS9 भी पढ़ लो कुछ।
अगर क्लेम आपका ने फाइल कर दिया 13-14 में पर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है उसके मिलने की, तो अच्छा होता है कि बुक ना करो। तो इन्होंने वहां नहीं बुक किया भाई, 14-15 में बुक कर लिया, हमने हटा दिया। अगर वहीं बुक कर लिया होता तो हमने बात ही नहीं करनी थी। अब ये बेवकूफ क्या बनाएगा आपको, ये लॉस की बात छेड़ देगा कि देखो अब आग लगी है तो नुकसान भी तो हुआ होगा ना। लॉस 30,000 में बुकड इन द प्रॉफिट लॉस ऑफ दैट ईयर। लॉस जो है, जो लॉस उससे कारण हुआ है वो 13-14 में ही बुक कर लिया था, तो 14-15 में तो बुक किया ही नहीं। अगर लॉस यहाँ बुक हुआ होता तो मैं अब नॉर्मल लॉस एड बैक करा देता। इतना सा पॉइंट है यार, इस पे इतना ना करो तुम कि औखा है। ठीक है, ये 15-16 में लो जी सर, अगले ही साल में देर वॉज एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय एन एम्प्लॉई 10,000। घोटाला कर दिया जी एम्प्लॉई ने, ले गया कैश वो आपका 10,000 रुपए। सर इसे भी अब नॉर्मल लॉस ही मानेंगे और 78,000 में एड बैक कर देंगे। तो इससे आपकी गुडविल बड़े प्यार से वैल्यू हो जाएगी वाई लिमिटेड की। पहला टास्क आपका इसमें गुडविल वैल्यू करना ही बनता है। हम बाकी के सोल्यूशन को इग्नोर करके गुडविल की वैल्यूएशन देखना चाहेंगे कि आईसीआई ने कहां और कैसे की। सर आईसीआई ने ये गुडविल रखी है 16-17 जो लेटेस्ट ईयर है वो बिल्कुल सही है, पिछले साल एम्बेजलमेंट है, उससे पिछले साल क्लेम है। हमने दोनों बातें कर ली थी, हाँ जी सर कर ली थी। नाउ देयर इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ गया है और एवरेज प्रॉफिट आया 75,000, इसको 2 टाइम परचेज करना है तो 1.5 लाख की गुडविल बन रही है। अब किसी के दिमाग में वेटेड एवरेज का सीन भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट में अगर एक ट्रेंड देखें तो ऊपर की तरफ है 47, 88, 90। सर नॉर्मली इग्नोर करें क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट ही है। किसी वक्त गुडविल का चैप्टर सिलेबस में था एडवांस अकाउंट में, उस वक्त वेटेड एवरेज भी हो जाते होते थे अजम्पशनें लेके, तो मैं कहूंगा इग्नोर ही करें, एवरेज ही रहने दें। ठीक है, वैसे ट्रेंड में था तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे। 1.5 लाख की गुडविल आ गई सर, पहला स्टेप डन 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 डन। अब सर ये वाई लिमिटेड की गुडविल तो हो गई, ये वाली गुडविल तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने इसे जो पैरामीटर अमलगामेशन डील में रखा गया उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। लैंड बिल्डिंग इतने पे वैल्यू करना है, प्लांट मशीनरी इतने पे करना है। इससे अब ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि अमलगामेशन की नेचर परचेज की तो नहीं, मर्जर की तो नहीं हो सकती, परचेज की ही होगी क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन चेंज हो रही है। इन्वेंटरीज 10% लेस पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 2.5% बनेगी। अच्छा जी, डेटर्स पे प्रोविजन बना के टेक ओवर करवा दीजिएगा। ये रहे डेटर, इस पे प्रोविजन बना दीजिएगा। There was an unrecorded current asset in the books of Y whose fair value 15,000. Such asset was also taken over by X. तो इसका भी ध्यान रखिएगा। Trade payable of Y include 20,000 payable to X. सर पहले कुछ नहीं, पीसी निकालते हो नॉर्मल, फिर ये ट्रेड पेबल उधर चला जाएगा। इसमें से 20,000 रुपए आपने एक्स के ही देने थे, एक्स आपको टेक ओवर कर लेगा, वहां इंट्रोइंग की शेप ले लेगा, सेट ऑफ करा देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। अच्छा, एक्स का फेस वैल्यू पता कीजिए 10 है, तो 10 वाला 5% प्रीमियम पे इशू होगा, तो कितने पे इशू होगा, 10.5 पे। अब ऐसे में जिन बच्चों के इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट खराब है वो थोड़े पजल हो जाते हैं, सर ये इक्विटी शेयर इशू कैसे होंगे, मतलब कि कितने शेयर देने हैं, 1 for 1 कर दें, बारात में आए हो 1 for 1 कर दें। ओ भैया इतना ज्यादा चिट्ठा खोल दिया उसने, हर एसेट को हिला दिया, तुम्हें हिंट ही नहीं मिला कि पीसी में मेथड कौन सा लगेगा। सर नेट एसेट, उसने कल्ली कल्ली चीज की वैल्यू लगा दी कि ये बिल्डिंग के इतने दूंगा जी, इन्वेंटरी को ऐसे करूंगा जी, डेटर में डाउट है प्रोविजन बनाऊंगा जी, तो वो पूरे पैकेज की वैल्यू लगा रहा है। नेट एसेट निकाल लो, नेट एसेट बिलोंग टू द शेयर होल्डर, एक हिस्सा प्रेफरेंस का, वो अपने लिए पहले ही बात कराए कि भाई हमें तो 330 चाहिए, तो बचाओ किसका, इक्विटी का। ये करना है बेटा, ये करना। आओ सर, नेट एसेट की शीट देखिए, इंस्टीट्यूट ने बना रखी होगी, परचेज कंसेशन के नाम से शीट आपको दिख रही है। नेट एसेट मेथड से ये पीसी कंप्यूट हो रही है, सबसे मतलब कि कह लो जी प्रैक्टिकल मेथड, जिस चीज को खरीदना उसकी वैल्यू लगा लो। गुडविल की इतनी वैल्यू लगी, लैंड बिल्डिंग में आपको यहां से दिखा दूं 1.5 लाख है, प्लांट मशीनरी की बात 4 लाख में हुई है सर, ये देख लीजिए। डेटर्स ये हैं तो इसके नीचे प्रोविजन जरूर दिखेगी सर, प्रोविजन बना के लेके जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल बनाइए जी। 2.5% प्रोविजन बोली थी, चेक कर लीजिए, 2.5% प्रोविजन। इन्वेंट्री 10% कम पे उठाइए, तो इस तरीके से वो अनरिकॉर्डेड एसेट भी यहाँ आपको दिखेगा। ट्रेड पेबल 240 बिल्कुल पूरे के पूरे चेक कीजिए, यहाँ 240 की ट्रेड पेबल है, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब कुछ नालायक पार्टियां फालतू की बातें सोच रही होती हैं, सर ट्रेड पेबल ऑफ वाई इंक्लूड 20,000 टू एक्स,
20,000 रुपये उसने एक्स के देने हैं, तो ये माइनस क्यों नहीं कर लिया? आप अपने आप को एक्स मानो इस वक्त। जब आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हो, उसके क्रेडिटर के अंदर वैल्यू तो पूरी गिनोगे इस वक्त। अगर आप 20,000 रुपये यही माइनस कर दो, तो ये तो पीसीओ बढ़ जाएगी उनकी, नेट एसेट और ज्यादा आ जाएंगे, जो क्रेडिटर डिक्रीज हो गया। आप क्रेडिटर्स को अपनी बुक्स में लोगे, देन इट विल क्रिएट अ सिचुएशन कि इस क्रेडिटर में आप खुद ही आ गए, डेटर में वो पहले थी कंपनी, फिर आप सेट ऑफ कर देना। मतलब यू विल हैव इन योर बुक्स इंट्रोइंग वाला सिचुएशन कि भाई हमने अपने आप को ही पैसे थोड़ा ना देने हैं, क्योंकि हमने तो अपने क्रेडिटर को ही खरीद लिया, तो उसको सेट ऑफ कर लेंगे, अपने डेटर को, एक तरह से हमारे लिए वो डेटर है। तो ध्यान रखें कि इस जगह पे सेट ऑफ ना करें, नहीं तो डबल नुकसान हो जाएगा, आपका पीसी बढ़ जाएगी। तो ये आया जी आपका नेट एसेट। अब सर इसको यहाँ बुला लो। सर नेट एसेट आए 1590। अब नेट एसेट होते हैं शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर इस कंपनी में दो तरह के हैं। कौन कौन है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है सर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डील के अकॉर्डिंग 330 की माया सौंप दी गई है। सर हम एक बार दोबारा देखना चाहेंगे, ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने लिए 330 का बंदोबस्त कर चुके हैं। तो 1590 में से 330 तो बेटा तुम ही ले गए, हमारे लिए तो बचा इतना, और हमें शेयर इशू होगा 10 रुपये 50 पैसे पे। तो डिवाइड बाय 10 रुपये 50 पैसे। हम अपने नंबर ऑफ शेयर जानना चाहते थे बेटा, इशू प्राइस तो 10.5 ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। दिखाओ भी इनका, दिखाओ इनको जरा। देखो सर, इन्होंने 1590 का डिस्चार्ज पूरा समझाया आपको कि 330 वहां से आ गए जी, बाकी इक्विटी वालों को 1260 में 120 शेयर दे दिए। मस्त है सर। देखो अगर मलगामेशन में पीसी निकल गई ना यार, फिर आगे नहीं यार कोई रोक सकता। प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई, जर्नल एंट्री इन एक्स, एक्स की बैलेंस शीट आफ्टर अब्जॉर्प्शन। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। रिलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई, ले अभी दिखा कितने बनाया, कितने कितने छेती आ रहे हो। इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट। सर बेसिक रिवाइज करा देता हूँ। रिलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट लाइबिलिटी है वो ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होंगे। दूसरी कंपनी ने उनकी जो मर्जी वैल्यू लगाई हो, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब गुडविल 75,000 है हमारी बुक्स में, हमने 75 ही ट्रांसफर की, वो चाहे इसकी 1.5 लाख वैल्यू लगाते रहे। सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज भी सारी। देन आफ्टर दैट एंट्री नंबर 3, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू की एंट्री होती है ट्रांसफरी टू रिलाइजेशन। ट्रांसफरी यहाँ एक्स है, एक्स लिमिटेड टू रिलाइजेशन। लो सर। उसके बाद सर एंट्री होती है बेसिकली, अगर हम याद करें तो जैसे पीसी रिसीव करने की, उसमें आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर इन एक्स, इक्विटी शेयर इन एक्स टू एक्स। फिर बात होती है 5वें पॉइंट पे रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की। सर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है यहाँ पे, देखें जरा अच्छे से। सर एक एक पॉइंट को रगड़ा हुआ हमने, देखो पूरा अंडरलाइनिंग पूरी है। सर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस तो है नहीं, पॉइंट नंबर 5 हो गया। सर पॉइंट नंबर 6 पे हम बात करते हैं कोई एसेट अगर टेक ओवर ना हो रहा हो। पॉइंट नंबर 7 पे हम बात करते हैं अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर ना हो रही हो। नहीं सर, वो दोनों पॉइंट भी नहीं है। सर पॉइंट नंबर 8 पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो गेन होता है उसकी बात करते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू कर देते हैं। ये मैं लिख के करूंगा सर। सर आपकी जो ये कंपनी है वाई लिमिटेड, हम उसमें पूरे डिटेल में जाएंगे आपके साथ। सर वाई लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख की। ठीक है सर। इसके लिए पीसीआई है 330। तो हमारी एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारी सिक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ये एंट्री नंबर 8 है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये सर इनकी पेड अप वैल्यू है, और होल्डर अकाउंट में क्या आ जाती है, जितनी भी इनकी पीसीआई हो। कितनी सर? 330। क्योंकि इनकी पेड अप वैल्यू चाहे 3 लाख थी, पर इन्होंने भी अपने लिए अच्छा बार्गेन लिया, 10% प्रीमियम कमाया। तो ये इनके हिस्से का एक तरह से गेन है कि 3 लाख के बदले 330 मिल रहे हैं। मैं रियलाइजेशन अकाउंट से ये गेन प्रोवाइड कर रहा हूँ 30,000 रुपए का। तो इसकी एंट्री आपको रियलाइजेशन अकाउंट में अब दिखने वाली है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे। देखने के लिए तैयार हो जाएं। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रीमियम रिडम्पशन, जो मर्जी लिखी जा। प्रीमियम कोई ऐसा नहीं है कि तुमने उन्हें रिडीम करना था प्रीमियम पे, ये उनके हिस्से का गेन है अमलगामेशन पे। अब बचा हुआ जो गेन है, दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी 1590। सर ये क्वेश्चन में तो ऐसे भी चेक हो जाता है, देखो ये एसेट है, ये लाइबिलिटीज है। तो 17,10,000 के एसेट थे बुक वैल्यू पे, 3 लाख की लाइबिलिटी थी।
तो 14,10,000 के नेट एसेट किसी ने 15,90,000 में बेच दिए। एक्सपेंस वगैरह कुछ हुए नहीं, होल पैकेज बेचा है, बैलेंस ऑफ एसेट लायबिलिटी होता तो ये सारा हिल जाता। तो इसमें गेन तो 180 का ही आना है, बिल्कुल सही सी बात है। 30,000 बिलोंग्स टू प्रेफरेंस, क्योंकि वो अपने लिए 30,000 एक्स्ट्रा ले गए, 30,000 इसमें से प्रेफरेंस ले गए, ये रहा, बाकी इक्विटी, डन है। इस तरह की क्लैरिटी अमलगामेशन में हम हमेशा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं सर। आगे बात आती है कि जर्नल एंट्री दे दो इन दी बुक्स ऑफ एक्स। सर एक्स कौन सी कंपनी है? सर ट्रांसफरी कंपनी है। सर जब ट्रांसफरी कंपनी में जाना है तो मेथड याद करना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा। सर परचेज मेथड ही लगेगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल भूल ही जाएं, देयर इज नो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। परचेज मेथड तो सर डैम इजी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर की एंट्री। उसके बाद नलायक पार्टियां अलर्ट कि भैया ये अब बुक वैल्यू पे ना उठा लेना, रिवाइज वैल्यू पे। सबसे आसान तरीका याद है ना था, वो जो पीसी वाला नोट बना है नेट एसेट मेथड में, वहां ये सब रिवाइज वैल्यू पे लिखे हुए हैं भाई, वहां से उठा के यहाँ डेबिट कर देने हैं। और सर बच्चों वाली बातें ना करना, गुडविल गुडविल कोई बैलेंस फिगर नहीं है। गुडविल आपने इस पैकेज में दी थी 1.5 लाख, वही आ रही है। ये आपके सारे एसेट्स हैं, उस नोट में जाके देख लो। ये आपकी सारी लायबिलिटी है, उस नोट में जाके देख लो, लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो कोई वो नहीं है कि बैलेंस फिगर में गुडविल आएगी। आपको इंजॉय करना आप कर सकते हो, आप बैलेंस फिगर में ले आओ, पहले ना लिखना, इतनी आ जाएगी। देन देयर इज पेमेंट ऑफ पीसी। पेमेंट ऑफ पीसी करते होती है डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप प्रेफरेंस शेयर को याद रखें कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू नहीं हुए थे, प्रीमियम पे किया था, मतलब 3 लाख के बदले में 330 की पेमेंट की थी। इश्यू इज शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर इज एट पार। जबकि इक्विटी के केस में शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, ध्यान रखना। तो ये 1,20,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, फिर इनका जो प्रीमियम हुआ सिर्फ 50 पैसे है। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर यहां तक तो हो गया सर। अब और क्या पूछा है सर? अब बैलेंस शीट पूछी है इन्होंने, कह रहे बेटा ऑब्जॉर्प्शन के बाद की बैलेंस शीट भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। हमने कहा बेटा हम कौन होते हैं रोकने वाले, लो जी बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट बनाते हुए ध्यान ये रखिएगा कि एक्स लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो उसका जो पास्ट वाला इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ जो अमलगामेशन में हुआ वही बना दिया। बहुत अच्छे नोट्स टू अकाउंट्स देखने में तो लग रहे हैं। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने पूरी मरम्मत कर दी है कि नहीं, बता देता हूँ। सर आओ पहले इधर से करते हैं शुरू, अनसोल्ड से देख के फिर बनाते हैं। सर बेटा ये देखो 30 लाख है, 10 ईच है, 3 लाख शेयर तो मतलब इधर पहले ही है। 1,20,000 इसने इसको इशू किए, 1,20,000 इसको इशू किए, तो टोटल इसके बाद 4,20 शेयर हो गए। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में वो जो नोट देना होता है ना शेड्यूल 3 का, कि आउट ऑफ दिस सो मेनी शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी दिया है। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर यहाँ 9% वाले हैं, 100 ईच है, तो ये 3,000 होंगे, है ना। अब 3300 उसको इशू कर दिए जो पीसी में दिए, तो इसका भी इंफॉर्मेशन पूरा आ गया होगा। 6,300 है, इसमें 3300 अदर देन कैश वाले, बिल्कुल सही बात है सर। सर रिजर्व सरप्लस में याद रखना ये मर्जर नहीं है, ये मर्जर नहीं है, तो रिजर्व इसके अपने ही रहेंगे। अपने तो अपने होते हैं। तो जर्नल रिजर्व आएगा 2,10,000। और कोई रिजर्व दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर, और इसमें रिजर्व तो नहीं दिख रहा कोई। तो 2,10,000 का जनरल रिजर्व यहाँ आ गया। एक सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखना बेटा जी, क्योंकि वो जो शेयर इशू किए थे इक्विटी वाले ना बेटा, भूलना ना। एंट्री में दिखा देता हूँ, ये ले मुन्ना, एंट्री में 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो उसका पूरा ध्यान रखना। फिर सर उसके बाद, हाँ जी बेटा, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस तक हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस तक हम यहाँ बैलेंस शीट में भी चेक कर लें कि ये तो नोट्स है ना कि भाई कैसे कैसे इन्होंने शो किया। इन्होंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। देन इन्होंने वर्ड यूज किया नॉन करंट लायबिलिटी, एलडीओएल, इसमें 4 होते हैं, तो इसमें फोर्थ वाला जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो बनना है। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर यहाँ आइटम तो एक ही आएगी, आपका ग्रेचुटी फंड। ठीक है सर, ग्रेचुटी फंड यहाँ आ गया। एक बार हम चेक कर लें दोनों कंपनियों में या कैसे है, कि उस चीज में भी बच्चों का इंटरेस्ट हमेशा रहता ही है। सर ग्रेचुटी फंड दोनों कंपनियों में ही है और वो दोनों को जोड़ के दिखाया गया है, तो कोई दिक्कत वाली आपको बात लगनी नहीं चाहिए इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो। सर फिर और आगे चलते हैं, तो करंट लायबिलिटी के अंदर 2 शेड्यूल बनाए गए, एक बनाया गया ट्रेड पेबल, दूसरा बनाया गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दोनों को चेक करते हैं। सर ट्रेड पेबल के अंदर बात मेरे को याद है, आपको भी याद है कि इंट्रोइंग सेट ऑफ करनी है। तो ये क्राइटर अपने, ये क्राइटर उसके, इसमें इंट्रोइंग इंक्लूडेड है माइनस।
20,000 रुपये याद है जो मैं कह रहा था कि पीसी के वक्त ना हटा देना, नहीं तो पीसी बढ़ जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 20,000 रुपये यहाँ माइनस हो गए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या बना दिया सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ऑप्शनल आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्होंने यहाँ दिखा दी है। हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं डेटर में से माइनस करना, पर ये हमने +2 में भी पढ़ा हुआ है, गरेवाल में भी पढ़ा हुआ है जब बैलेंस शीट सीखी थी, कि दोनों तरफ दिखाया जा सकता है। पर ग्लोबली जो ज्यादा पॉपुलर अप्रोच है वो होती है डेटर एट एनआरवी की, डेटर की एनआरवी दिखे। ठीक है सर, ऐसा हो जाता है, तो इसको थोड़ा जा आप एडजस्ट कर सकते हैं। सर मैं बैलेंस शीट में से देख लूं, क्योंकि मैं यहाँ शेड्यूल्स में हूँ तो मेरा बैलेंस शीट देखने का बार बार दिल है। अच्छा जी, बैलेंस शीट आपकी टोटल होगी है। अब एसेट्स आते हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट है, उसमें इंस्टीट्यूट आप ही पुराने नाम यूज करिए जा रहा बेटा, पीपीई कौन लिखेगा, पीपीई कौन लिखेगा? हमें तो कह दिया अमेंडमेंट है, पिछले 3 अटेम्प्ट से कहते जा रहे हो, 3-4 अटेम्प्ट से, तो थोड़ा अपने आप ही ध्यान रख लिया करो। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का शेड्यूल देख लीजिए, लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट है, मशीनरी क्लब कर दिए गए। फिर इंटेंजिबल का भी देख लीजिए, ये अपनी गुडविल, ये जो टेक ओवर गुडविल है वो। इन्वेंट्रीज नॉर्मल, डेटर्स में इंट्रोइंग माइनस, प्रोविजन माइनस नहीं, कोई प्रोविजन यहाँ दिखाई हुई है। तो बाकी शेड्यूल सर नॉर्मल से ही है। बाकी एक बार यहाँ बैलेंस शीट को देख लें तो ज्यादा अच्छा। अब अदर करंट एसेट में 15,000 की आइटम है, ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। सर देखिए आपके पास यहाँ अगर स्टोरी देखते हैं आप सारी, गुडविल, इन्वेंट्रीज, ये सब, तो 15,000 की ये जो आइटम है वो ये वाली है, अनरिकॉर्डेड करंट एसेट था उसकी बुक्स में, उसका उसने नाम नहीं बताया था कि है क्या। तो सीआईटी सीएसओ में एक जगह होती है अदर करंट एसेट, वहां उसे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है जी, मेन बैलेंस शीट में एक बार दोबारा दर्शन करना चाहेंगे। सर देखो, सीआईटी सीएसओ होता है करंट एसेट का, वो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेंट्री, टी ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, फिर उसके बाद सी होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद एस होता है सीएसओ। एस क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। ओ अदर, ये अदर इसका ऊपर जा रहा है। चलो क्या कर क्या सकते हैं ना, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ठीक सवाल है सर, इतना ज्यादा नहीं, नहीं तो अमलगामेशन बड़ा बहुत बड़ा नाम है, बच्चे कई डरते ही बहुत हैं उससे। ओवरऑल आप क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं। अमलगामेशन के इस सवाल को यही एंड करते हैं, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। ओके जी बेटा।